अब लास्ट फेज आया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, ठीक हो गया, एग्जीक्यूशन का हो गया। अब इसके अंदर तीन चीज़ें आपके पास है। नंबर 1 है, अभी मैं लिख रहा हूँ, डिस्कस करूँगा बारी बारी इंशाल्लाह। स्ट्रैटेजीज है, नंबर 2 रिसोर्सेज है, और नंबर 3 प्रोसेस। और इसके पैरेलल दैट इज टाइम प्लान। प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन टाइम है, ठीक हो गया। जैसे हमने कहा 5:30 बजे चाय बना के सर्व कर दे। अब 5:30 क्या है? 5:30 इज द डेडलाइन, ठीक हो गया। अब डेडलाइन में कोई मसला नहीं है, ये हमें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही पता होता है, लिहाजा इसका प्रोजेक्ट प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्लाइंट को प्रोजेक्ट इस टाइम पे चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे ऊपर बिल्ट इन होता है, जिसके मुताबिक हम काम करते हैं। अब ये है टाइमलाइन, ठीक है। ये हमेशा कैसी होती है? ये हमेशा कलेक्टिव होती है, कंपाउंड होती है, जब की जाती है टाइमलाइन पर रख के की जाती है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने कहा कि तुम 5:30 बजे चाय सर्व कर दो, ठीक हो गया। अब ये डेडलाइन दे दी मैंने इसको 5:30 बजे की, 5:30 PM। अब ये टाइमलाइन क्या है इसके अंदर? अब नंबर 1, 5:30 बजे चाय सर्व करने के लिए वो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम वो क्या करेगा? वाटर कलेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? उसको वार्म करेगा, फिर क्या करेगा? उसमें मिक्सिंग करेगा, है ना, फिर क्या करेगा? उसको कप और सॉसर में अरेंज करेगा, सॉसर में, फिर क्या करेगा? उसको ट्रे में रखेगा, और फिर क्या करेगा? सर्व करेगा। इन तमाम एक्टिविटी करनी है ना आपने, फिर हुआ। ये प्लानिंग जितनी भी होगी कभी भी डेडलाइन के हिसाब से नहीं होगी, टाइमलाइन के हिसाब से होगी। ये टाइम इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मेरा कोर्स है टाइम मैनेजमेंट का, कभी खोलूँ ना ये पूरा बोर्ड भर जाएगा टाइम की इतने डायमेंशंस। ये बहुत सोच के समझ के कि कौन डालूं, ये निकाला उसमें से 2, टाइम स्पैन और टाइम फ्रेम। बाकी टाइम इतना बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि टाइम एंड स्पेस एब्सोल्यूट है, जिसमें उसने सब कुछ किया है। उसने जो कुछ भी किया है उसके हवाले के लिए उसने टाइम और स्पेस को इस्तेमाल किया है। अल्लज़ी खलका सबा समावात तिबाका, 7 दिनों में तिबाक की सूरत में बनाया है। उसने टाइम को दलील के तौर पे इस्तेमाल किया है, ज़रूरत नहीं थी हमें समझाने के लिए कि टाइम एब्सोल्यूट रिसोर्स है जिसके अंदर हर चीज़ होती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा बदतरीन दुश्मन कौन है? टाइम। जहाँ प्रोजेक्ट लॉस में गया, किसी वजह से भी गया, सिर्फ टाइम कोलैप्स कर गया और कुछ भी नहीं हुआ। सैकड़ों मिसालें अभी दे सकता हूँ जब कोलैप्स होगा टाइम के, ना रिसोर्स में होगा, ना HR में होगा, ना किसी में नहीं होगा। जब होगा टाइम के अंदर। टाइम कहाँ पे? हर एक्टिविटी के टाइम को अलग अलग कैलकुलेट करना है। डेडलाइन को मैंने डिवाइड कर देना है। ये डेडलाइन डेज में भी हो सकती है और आवर में भी हो सकती है, दोनों तरह हो सकती है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट है। स्मार्ट प्लानिंग कैसे होती है कि आप हर एक्टिविटी को, हाँ वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसमें कोई गैप आ गया, ओके, गैप NC हो गई तो हमने उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लिया। हमने गैप की कॉज को नोट किया ताकि अगली बार हम प्लानिंग करें तो उस कॉज को जहन में रखें, पिछली बार इसकी वजह से प्रॉब्लम आया था, अब इसको हम एड्रेस कर लेंगे। यही किया ना हमने, और क्या किया? कोई आसमान तो नहीं फट गया, है ना। तो लिहाजा हमने हर एक्टिविटी को अपने जहन में रखना ज़रूर है। इंटीग्रेटेड क्यों कहा? क्योंकि एक कंपाउंड, देखो एक समझो, एक है फंक्शन और एक है एक्टिविटी। क्या फर्क है? एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी, जो भी जहन में आए। ये क्या है? फंक्शन। ये क्या है? एक्टिविटी। ये मैंने आसान करके बता दिया। अब मिसाल जहन में लाओ कि इनमें जो फ़र्क है फंक्शन एक्टिविटी में, वो क्या है? ये कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिनोनिम्स है। किसी एक्टिविटी या फंक्शन की मिसाल दे दीजिए, उससे बात ज़रा वाज़ेह हो जाती। कोई भी, ये नया कट्टा खुल गया। प्रोसेस ऑपरेशन में होते हैं, फंक्शन में तो नहीं होते।
आप एचआर की है ना? हाँ, फंक्शन कभी प्रोसेस नहीं हो सकता। प्रोसेस के अंदर हमेशा याद रखना, प्रोसेस में ऑपरेशंस में मशीन कमांड करेगी, मैन फैसिलिटेट करेगा। और फंक्शन के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ में मैन कमांड करेगा, मशीन फैसिलिटेट करेगी। आज खुरम ने पूछा स्लाइड की ज़रूरत है, मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने मशीन की हेल्प नहीं ली ना आज, वो पहले भी नहीं लेता था, एक स्लाइड चला देता था ये अपनी दिल को ठंडा करने के लिए, मैंने नहीं ली। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका कमांड कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन है, प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? ये एसी चल रहा है, ये एसी ठंडक देने के लिए मेरा मोहताज नहीं है, मैं ठंडक लेने के लिए इसका मोहताज हूँ, और इससे काम लेने के लिए मैं इसको इसके मैनुअल के मुताबिक चलाने का पाबंद हूँ। ज़रा मैंने मैनुअल से हट के चलाया, ये परफॉर्मेंस नहीं देगा ना। डेडलाइन फंक्शन, टाइमलाइन एक्टिविटी, फर्क क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक्टिविटी कह रहे हैं आप, और वहां पहुंचने को आप फंक्शन कह रहे हैं। फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। फंक्शन में एक से ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, पर एक्टिविटी में एक ही फंक्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपकी जॉब का आपका टाइटल क्या है यहाँ पे? आई एम सॉरी, आप मल्टीटास्क करते हैं। हर टास्क को करने के लिए आपके पास अलग लोग मौजूद हैं। हर आदमी उसमें से वही काम करता है जो आप उसको कहते हैं। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो फंक्शन है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग फंक्शन है, उसमें से कोई आदमी प्राइसिंग कर रहा, कोई प्रमोशन कर रहा, कोई ये कर रहा, ये एक्टिविटीज़ है। जैसे लड़का चाय बना के लाता है, ये एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाय बना के लाने वाली। तो फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड। तो डेडलाइन के अंदर फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन को पूरा करने के लिए हमें एक दो चंक में एक्टिविटीज करना पड़ेंगी, जिसे कहते हैं WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये शेड्यूलिंग के अंदर आता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो ये एक्यूमुलेशन के अंदर, ये इन सब का टोटल टाइम इसके टाइम से कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो डेडलाइन क्या हो गई? डेडलाइन कोलैप्स हो गई। अब अगर कस्टमर ने कुछ नहीं भी कहा तो हमें तो मैनार में लॉस हो गया ना। इफ नथिंग वाज सेड बाय द कस्टमर देन इवन वी आर एट लॉस बिकॉज वी हैव कोलैप्स्ड द डेडलाइन। तो ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। हम जब कहते हैं कि हम लेट हो गए या डिले हो गए, तो वो डिले यहां पे नहीं आता, इनमें से किसी एक एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, जिसने सारी एक्टिविटीज को आगे वो कर दिया, क्योंकि एक्टिविटीज आपस में रिलेटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब ये होता है 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, 4 होगा तो नमाज के औकात आए, नवाए वक्त में सेकंड पेज पे टॉप पे सीधे हाथ पे। आज वो असर की नमाज के औकात लिखना भूल गया, नमाज असर लिखा हुआ है आगे खाली पड़ा हुआ है। इससे फजर जोहर मगरिब इशा के औकात में क्या फर्क पड़ता है? खबर नामुकम्मल है मगर जितनी है उतनी तो मुकम्मल है ना। ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है। करेंसी के भाव पेज नंबर 3 तिजारती सफ़े के ऊपर आज डॉलर के दाम लिखना भूल गया, इससे रियाल और दरम के दाम पे क्या फर्क पड़ता है? खबर नामुकम्मल है, जितनी है उतनी तो मुकम्मल है ना, क्योंकि ये रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग में एक्टिविटीज आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेटेड। साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक यहां पे हो रहा है उसी वक्त 2 यहां पे हो, दैट इज साइमल्टेनियस पैरेलल। जिसको हम गैंट चार्ट जब बनाते हैं वो उसी वक्त बनाते हैं जब साइमल्टेनियस एक्टिविटीज चल रही होती है। ये काम इस वक्त यहाँ हो रहा है, हम गैंट बनाते तो ऐसे ही बनाते ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम हो रहा है, उसी को हम बनाते यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये काम हो रहा है। अब वीक 1 के अंदर ये काम हो रहा है और ये काम वीक 1 प्लस वीक 2 मिला के हो रहा है, तो वीक 1 के अंदर 2 काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं ना। ये गैंट चार्ट है, अभी देखो, अभी निकाल के बना लो, बन जाएगा। हम गैंट को यूज ही उस वक्त करते हैं जब हमें साइमल्टेनियस एक्टिविटीज को लेना होता है। अगर वो ना हो, एक्टिविटी स्ट्रेट चल रही हो, तो वी गो फॉर इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। लिहाजा
जब प्लान करें तो देखें कहाँ पे आपका टाइम, इसको टाइम पैरासाइट्स कहते हैं। कोई एक्टिविटी आपका टाइम खा रही होती है और आपने उसको अलग से फोर्स ही नहीं किया होता। इसको आप प्रोजेक्ट एफिशिएंसी कहते हैं। पीएमपी में इसको प्रोजेक्ट एफिशिएंसी कहा है। कितना एफिशिएंट प्लान किया था आपने प्रोजेक्ट को कि इसको मैं टाइम से पहले ख़त्म कर लूँ या टाइम पर ख़त्म कर लूँ, ऑन टाइम या बिफोर टाइम, प्रोएक्टिव और एक्टिव। अगर आफ्टर टाइम हो गया ना प्रोएक्टिव ना एक्टिव, अब क्या हो गया, रिएक्टिव। तो रिएक्टिव तो लॉस में चले गए ना आपका टाइम प्लान तो कोलैप्स कर गया, फिर क्या फ़ायदा इसका। इट्स ऑल अबाउट टाइम। ये छोटे छोटे, उसने कहा इट ऑलवेज बिगिंस विद द डॉट। वो डॉट से शुरू होता है, सिंगल से शुरू होता है। उसे किसी ने पूछने के लिए नहीं जाना था। अगर वो 1,00,000 आदम बना के ज़मीन पे उतार देता, वो अपनी मर्जी का मालिक है, किसकी जरूरत को उसको सवाल कर सके। उसने एक उतारा, ये बताने के लिए उतारा कि आज इस सदी में हम ये मुकालमा कर सकें। इट ऑलवेज बिगिंस विद द डॉट। ये चीज़ें होती छोटी छोटी, अफेक्टिव प्लानिंग के अंदर हम यहाँ लूज कर जाते हैं। किसी एक आदमी की वजह से, लेट बैटन देने की वजह से पूरी टीम हार जाती। टाइम लाइन जब आप प्लान करने के लिए जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं एक्टिविटी में डिले आ रहा है। और मार्केटिंग एंड सेल्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मार्केटिंग एंड सेल में असल चीज़ ही टाइमिंग है। अगर आप डिले कर गए तो आप, वो कानून में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार है। अगर वक्त पे ना मिला तो बाद में मैं शहद लगा के चाटूंगा इसको, क्या लिखा होता है अदालतों में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो टाइमलाइन जब आप बनाने के लिए जाएंगे, टाइम प्लान जब बनाएंगे आप, तो टाइमलाइन का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने हो। ये एक्सेल पे फार्मूला लगा के बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, 100 तरीके। मगर आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये एक एक्टिविटी है पूरा। अब चाय बनाना, जैसे मैंने कहा चाय बनाना है, तो चाय बनाना क्या है, चाय बनाना फंक्शन है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, ISO 9011 डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। अब एक्टिविटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 होंगी तो क्या होगा, चाय बनेगी ना। कोई बिरयानी तो नहीं पक जाएगी, कोरमा बनेगी चाय। मगर चाय बन गई तो इतनी बातें कर रहे हैं आप, इतनी डाल रहे इसके अंदर, इतनी ड्रामेबाजी कर रहे। हम ड्रामेबाजी चाय के लिए नहीं कर रहे, हम ड्रामेबाजी 5:30 पे सर्व करने के लिए कर रहे हैं। 2 घंटा डिले भी चाय बना दी आपने तो चाय बनी ना। तो कौन सी क़यामत आ गई। अरे भाई, हम चाय पे बहस नहीं कर रहे, हम बहस इस पे कर रहे हैं कि 5:30 बजे चाय को। ये तो यहाँ आपने देख लिया, हम तो जाते रहते हैं कमांड स्टाफ कॉलेज में, वहाँ डिनर सर्व होता है, एक एक आदमी की टाइमिंग तय होती है। इस वक्त ये लेके आएगा, इस वक्त ये लेके आएगा, एक एक सेकंड से वो टाइमिंग तय होती है। लोग बर्तन लेके पीछे किचन में खड़े होते हैं, किनको निकल के जाना है, एक एक सेकंड काउंट होता है वहाँ पे। मैं कोर्स करा था, चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था जब ये JF-17 थंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था रिसालपुर एयरबेस पे, रिसालपुर एयरबेस पे। उसमें मैं 5 दिन का कोर्स कर रहा था, टेक्निकल राइटिंग का कोर्स था मेरा शायद उस वक्त। वहाँ पे मैं वहाँ ठहरा हुआ था। उस वक्त उन्होंने बताया कि डिनर इस तरह सर्व होगा, राउंड सर्कल के अंदर लोग आएंगे और लेते जाएंगे, लोग लेते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। एक एक सेकंड के हिसाब से उसके पास जो इवेंट मैनेजर था, कोऑर्डिनेटर था पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसके बाद उनका वो हुआ था। उस दिन मैंने देखा गया टाइम, उसकी पाबंदी और उसका डिस्प्ले कैसे होता है। मैं भी शाम को था, उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर लिया कि आप भी आ जाइएगा। मैं उनमें से आधों को तो पढ़ा ही रहा था, तो मैं भी वहाँ जाके बैठ गया। उस दिन मैंने देखा कि टाइम, हम इतनी बहस जो कर रहे हैं वो चाय बनाने के लिए नहीं कर रहे। मेक इट क्रिस्टल क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विंग द टी एट शार्प 5:30। कहीं आप ये समझे कि मैं कोई ऐसी चाय बनाना चाह रहा हूं कि जनाब जो दुनिया में आज तक ना बनी ना इसके बाद बनेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं है। डेडलाइन क्या है मेरी, डेडलाइन इज 5:30. For the sake of reaching that deadline, I need to plan the chunks, work breakdown structure, WBS, Gantt chart, WBS, और बहुत सी क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM।
शेड्यूलिंग के सारे प्रोग्राम हैं, आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसका मकसद क्या है? ये सारे मैंने 3 नाम लिए, गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM और WBS, वर्क बैकग्राउंड सर्च। तीनों का मकसद क्या है? फंक्शन नहीं, फोकस किसके ऊपर है? एक्टिविटी। इनमें डिले किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर आ गया तो ओवरऑल डिले आ जाएगा किसके अंदर? डेडलाइन के अंदर। हम डिलीवरेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। डिलीवरेबल इज समथिंग एल्स। डिलीवरेबल क्या है आपका? डिलीवरेबल क्या है आपका? टी विथ कुकीज, इसे क्या कहेंगे? डिलीवरेबल। क्या कॉन्ट्रैक्ट करा कस्टमर के साथ? जनाब 5:30 पर आपके सारे मेहमानों को चाय विथ कुकीज सर्व कर दी जाएगी। ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। जिसके बाद क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन। अब पॉइंट क्या आया? डेडलाइन क्या है? 5:30 की। डिलीवरेबल्स हमने एग्री कर लिए, पैसे कस्टमर ने कहा जैसे हो जाएगा आपको पैसे मिल जाएंगे, फिक्र की बात नहीं, ओके थैंक यू। अब कब प्लानिंग किस चीज की करनी है? फिर डिलीवरेबल्स की नहीं करनी प्लानिंग, उसकी सारी कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करनी है। एक्टिविटी में जितनी एक्टिविटीज आ रही हैं सारी, इसके अंदर फैक्टर्स कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। मैंने चाय बनाने की मिसाल ली, इसमें सारे फैक्टर इंटरनल है, एक्सटर्नल कोई भी नहीं है। समझाने के लिए मैंने कहा गैस खत्म हो गई, सिलेंडर लेके आना है। मैंने हाइपोथेटिकल एक बात की समझाने के लिए। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी नीड टू नॉट टू से अबाउट कि यहां कुछ हो गया, ऐसा हो भी सकता है, अनसर्टेन फैक्टर भी आ सकता है। अब डेडलाइन को मीट करने के लिए टाइमलाइन के साथ आपने क्या रखा? वही मैंने कहा था, आइडियल प्लान ना बनाना, यहां पे हमेशा क्या रखना? बफर। और नहीं, बफर की याद रहते, बफर तो वो रखे जो बच्चे कभी आइडियल प्लान नहीं। आपकी अपनी तबीयत खराब हो सकती है, आपके अपने साथ कुछ हो सकता है, कोई लिखवा के लाए कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, विल बी हेल्दी एंड हार्टी। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमेशा आप बफर रखते हैं ताकि आप इसको मीट कर सकें। फिर कह रहा हूं, डिलीवरेबल्स कुछ और हैं, डेडलाइन कुछ और है। हमें डिलीवरेबल्स की फिक्र नहीं है, वी फॉलो प्रोजेक्ट डेडलाइन। और मजे की बात, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, प्लानिंग मैपिंग से पहले आपको 2 चीजें पता है, नंबर 1 डिलीवरेबल्स, नंबर 2 डेडलाइन। पता है कि नहीं पता? प्रोजेक्ट नहीं लेंगे हम, छोड़ देंगे हम, नहीं करेंगे, फिर भी पता है कि व्हाट इज द डेडलाइन एंड व्हाट वुड बी द। क्लियर हो गया? अब हमको फिर भी तुम देखो, नोट करो, जब डिस्क्रिपेंसी आएगी इन्हीं 2 के अंदर आएगी, या डिलीवरेबल्स के अंदर आएगी या डेडलाइन में आएगी। कैसी अजीब बात है! ये वो 2 बातें हैं जो मुझे कस्टमर ने किसी भी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री निगोशिएशन से पहले बता दी थी। मुझे पता था कि इस वक्त ये चीज देनी है, फिर भी जब डिस्क्रिपेंसी आएगी इन्हीं दोनों के अंदर आएगी और किसी के अंदर नहीं आएगी। क्लियर है? क्योंकि यही वो वीक एरिया है जहां पे हम अपने आप को वेल प्लान नहीं करते। यही वो जगह है जहां पे आपने टीम के साथ काम लेना है। कोई भी कोलैप्स कर गया वो सबको लेकर डूब जाएगा। लिहाजा बी वेरी अफर्मेटिव व्हेन यू आर प्लानिंग दिस एरिया। यहाँ कोई भी डिले आएगा तो आपका डेडलाइन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, और डेडलाइन एक दफ़ा कोलैप्स कर गया बस, तो फिर क्या फायदा? फिर तो वही बात है, कभी भी जब भी पक जाए तो बता देना, जब भी हो जाए तो बता देना, कोई मसला नहीं। अब क्या, जब वो टाइम ही गुजर गया, अब एफिशिएंसी का फायदा क्या? दैट्स कॉल्ड, मैंने यहाँ लिखा था, प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, स्पीड, एक्सेलरेशन को डायरेक्शन देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी ना। साइंस का बैकग्राउंड है ना सबका। डायरेक्शन देंगे वेलोसिटी बन जाएगी, डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन है। हर 2 सूरतों में स्पीड ही है ना। दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। इसका इफेक्टिवनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज ओनली प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। कितना टाइम बचाया आपने, कितना टाइम गंवाया आपने, दैट वाज द स्मार्ट प्लानिंग। अगर आप स्मार्ट प्लानर नहीं थे तो आपने क्या किया? यू वर नॉट अ प्रोजेक्ट एफिशिएंट डिलीवर। आपने एफिशिएंटली प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया। लिहाजा हमेशा अपने आप को यहां पर आके, वेल, हम इतनी निटी-ग्रिटीज में पढ़ते ही नहीं, और छोड़ो, दौड़ो भागो लूटो मारो, है ना।
ये एक और मजे की बात, ये डॉक्यूमेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, ये एक दफ़ा करने की मेहनत है बस, बाकी फिल इन द ब्लैंक है, मगर एक दफ़ा में ये करना पड़ेगा। वी नीड टू हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 4 लेवल्स, जिसके फॉर्म्स हम बढ़ाते जाएं, कम करते जाएं। वो सब तरीका बता दूंगा, डिज़ाइन में इंशाल्लाह बता दूंगा, मगर पॉइंट ये है कि हमें एक दफ़ा ये करना पड़ेगा। जो कंपनियां अपने आप को बड़ी कंपनी कहती हैं, वो काम की बुनियाद पे नहीं कहती, सिस्टम की बुनियाद पे कहती। कोई कंपनी, जो कंपनियां जनरेशन प्रोडक्ट देती हैं, जनरेशन, मेरा बाप भी लाता था, मैं भी लाता हूँ, आजकल डेंटोनिक का बोलबाला है, हमदर्द मशरूब मशरक, मेरे वालिद भी लाते थे, हम भी लाते, हमारे 5 भाई अलग अलग हैं, 5 में सबके घरों में रूह अफ़ज़ा खामखा आ जाता है, आज तक ना पिया। रमज़ान के अलावा शरबत कहाँ पीते हैं हम लोग, बस वो आदत से पड़ी। अब बुलाते थे, वो दुकान पे जाते वैसे ही हाथ पड़ जाता है उसके ऊपर, ला के फ्रिज में। कल मैंने खोल के देखा बोतल कप की पूरी भरी रखी थी वैसे, अरे मैंने कहा पी तो लिया करो कम से कम इसको। जनरेशन प्रोडक्ट कभी नहीं कहा डेंटोनिक ने हमारे अलावा कोई नहीं, हम हैं अकेले, इसे कहते हैं मार्केट मोनोपोली। हमदर्द ने कभी नहीं कहा हम मार्केट लीडर हैं और कोई नहीं है, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, कभी भी नहीं। मगर कभी भी आपने ये ना सुना कि हमदर्द की बोतल में तो मक्खी निकल आई। एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट क्वालिटी स्पैन्ड ओवर 70 ईयर्स। इंडिया में था हमदर्द, हकीम सईद के बड़े भाई ने बनाया था, इंडिया से पाकिस्तान लेके आए। फिर तो जो कंपनियां बड़ी होती हैं वो अपने काम से बड़ी नहीं होती, उनके सिस्टम इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं, कोई उसमें लूप नहीं होता, वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेड होते हैं उनके पास। इसको मैनेजमेंट में ग्रीन बुक कहते हैं। कोक अगर 224 मुल्कों के अंदर है, 224 मुल्कों के अंदर आप किसी मैकडॉनल्ड में चले जाएं, चाहे वो शादरा में बनाओ या मैनहट्टन न्यूयॉर्क में बनाओ, आपको घुसते ही वही इंटीरियर मिलेगा जो आप शादरा में छोड़ के आए थे। ये उनकी क्वालिटी है, कस्टमर को वही फील आए जो उसको इंडोनेशिया में मैंने मैकडॉनल्ड खाया था वो भी ऐसा ही था, और लाहौर में भी ऐसा ही है। वो ऐसे ही इसलिए है कि दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। कस्टमर कहीं भी दाखिल हो तो उसको वही फील आया जो वहां पे आया था। उन्होंने मेहनत की है इसके ऊपर। ये जो एम लिखा हुआ है, एम, ये भी आपको टेक्सास से मंगवाना पड़ेगा। हम पाकिस्तान में बना लेते हैं, उसने कहा नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं है। $1 मिलियन की सब्सिडी है मैकडॉनल्ड की, अगर आप खोलना चाहते हैं तो। ये एम जो लिखा हुआ है, एम ट्रेडमार्क पेटेंट, ये वहां से आएगा तो लगाएंगे आप यहाँ पे। यूनिफॉर्म, इसका मटेरियल भी यूनिफॉर्म है। वाई? दीज आर बिग कंपनीज। आज मैकडॉनल्ड की पास मार्केट शेयर वो नहीं है जो खुलने के वक्त थे। आज 50 लोकल कंपनीज आ गई हैं जो उससे अच्छा स्टफ सस्ता दे रही हैं, मगर वो मैकडॉनल्ड है। तो दैट सिस्टम दैट काउंट्स अ कंपनीज लाइफ, इट इज नॉट द वर्क यू डू। हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। 100 साल पहले भी ये डॉक्यूमेंटेशन थी, आज भी ये डॉक्यूमेंटेशन है। परसिस्टेंट रिकॉर्ड कहाँ पे है? जब रिकॉर्ड बनेगा तो रिव्यू होगा तो रिवाइज होगा। रिकॉर्ड, रिव्यू, रिवाइज 3R है ISO 9000 के। रिकॉर्ड बनेगा ही नहीं, रिव्यू होगा ही नहीं, तो रिवाइज घंटा होगा। कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। जब कहीं गए नहीं तो लाते क्या? क्लियर है? ये हमें करना है, अब करना है। ये राइट टाइम है और गुड टाइम है। अब मार्केट स्टेबल हो गई है। पहले हमारा गवर्नमेंट से कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को रीड कर सकें। जब गवर्नमेंट आई थी बहुत शेकी थी। मेरे ख्याल में कमज़ोर तरीन सेटअप था जो वजूद में आया था या लाया गया था। हम इससे बहस नहीं करते, मगर अब, और स्पेशली ये लास्ट वीक के एपिसोड के बाद, उनकी हैसियत बहुत ताकतवर हो गई है। ये निकल आए उस सारे गर्दाब से। पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ये दफ़ा IMF ने अपनी निगोशिएशन के बगैर ही रिलीज कर दी। अब ये राइट टाइम है, इस वक्त चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं, मार्केट खुल रही है, इन्वेस्टर तेज़ी से आना शुरू हो गया है इस एपिसोड के बाद। अब ये राइट टाइम है कि हम अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए ऐसा कोई लीप ले, छलांग ऐसी लगाएं जिससे स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। स्ट्रक्चर कौन चेंज करेगा? ये मेज़ चेंज करेगी, ये प्लेट चेंज करेगी, आप और मैं चेंज करेंगे ना यार। फरिश्ते आएंगे ऊपर से चेंज करने के लिए। हमें सोचना है कि अब ये चिल्लड़ काम छोड़ दिया जाए, बड़े काम को आई किया जाए। बड़े काम को आई किया नहीं,
कभी तो उसकी प्लानिंग भी नहीं करी, उस तरह अपने आप को अपग्रेड भी नहीं किया। वो कॉस्मेटिक्स भी नहीं है हमारे पास कि जिसकी मदद से हम एक बड़ी कंपनी के मुकाबले में खड़े हो सकें। हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा एक बड़े लेवल के ऊपर निगोशिएशन करने के लिए। हमने ग्रूम ही नहीं किया अपने आप के ऊपर, हम उसी काम के अंदर लगे हुए। तो कब तक हम यही काम करते रहेंगे? कब तक हम सुजुकी की तरह काम करेंगे? जब 1300 लाएंगे जूते पड़ेंगे, जब 1300 लाएंगे जूते पड़ेंगे। आखिरी जूते 800 1000 में क्यों नहीं पड़ते हम? टोटा के पास 800 नहीं थी, कोरे खरीद ली टोटा ने पूरी। आप चेक कर लें, इस साल के एंड तक कोरे कंपनी कोरे नाम से चलेगी, उसके बाद टोटा कंपनी उसका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। 2025 31 दिसंबर क्यों लेके आया? 800 सीसी में सुजुकी को काउंटर करने के लिए। एशियन मार्केट के अंदर पेट्रोल हाइक बहुत ज़्यादा है, सस्ती गाड़ी चाहिए। मेरान के मुकाबले में किसको लेके आऊँ? कोरे को ले आया, खुद नहीं बनाया, उठा ली पूरी कंपनी। फिर तो यही कंपनी जो 800 में इतनी क्रेडिबल है, 1000 में इतनी क्रेडिबल है, इसको 1300 में मार क्यों पड़ती है? क्योंकि इसने अपने आप को 1300 के लिए तैयार नहीं किया। दैट वॉज अ रिएक्शन। और मार्केट में रिएक्शन नहीं, एक्शन चलता है। हमें एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट नहीं करना, वी हैव टू एक्ट। रिएक्शन कभी भी प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड होता है। आपने थप्पड़ मारा, मेरी आंख से आंसू निकल आए, आंख से आंसू निकलना रिएक्शन है। मैंने कोई प्लान तो नहीं किया था कि आप थप्पड़ मारेंगे और तकलीफ से आंसू निकल आएंगे। हाँ, मगर आपने थप्पड़ मारना प्लान किया था, लिहाजा वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। कि हमको तय करना है कि यार अब ये काम छोड़ दिया हमने, अब नहीं करेंगे। जैसा अभी उन्होंने कहा, उस वक्त 6.5 करोड़ 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था, डिस्काउंट ने कहा पैसे नहीं, हम नहीं करते। ओ को दूसरी कंपनी भाग भाग के खड़ी हुई थी, भाई इससे भी 50 करोड़ लाख कम में करते हैं। उनका हम नहीं करते, ये जुमला हम नहीं करते। इसने डिस्काउंट को वक्ती तौर से नुकसान तो बचाया, मगर किसी और हाइट पर रख दिया। अब वो कस्टमर आज के बाद डिस्काउंट को कहीं और देखेगा। नहीं, इनके पास नहीं जाना भाई, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लेके जाओ उनके पास। आपका परसेप्शन, एक इसको मार्केटिंग की चीजें मैं पढ़ा नहीं सकता अभी। एक इसको हम कहते हैं, एक होती है पोजीशनिंग, पोजीशन, एक होती है प्लेसमेंट। प्रोडक्ट पोजीशनिंग। मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार सारे काम कर लिए, एक एक किनाल के 2-2 किनाल के 4 मकान खरीद लिए, बैंक में 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अब ये 8 करोड़ रुपए और आ गए आज मेरे पास। हाइपोथेटिकल, क्या करूं? सोच रहा हूं गाड़ी ले लूं, कौन सी लूं? अब आप देखें कौन सी लूं। ऐसा करो मर्सिडीज ले लो, 600 SEL, कितने की है? 5.5 करोड़ की। अब जो आदमी ये बात कर रहा है, ना कभी मर्सिडीज में बैठा, ना कभी चलाई, मगर देखो उसके जहन में मर्सिडीज की पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग है। पोजीशनिंग होगी, हम प्रोडक्ट कस्टमर के जहन में पोजीशन होती है, शेल्फ पे प्लेस होती है। इसे पुश और पुल कहते हैं। कंपनी शेल्फ पे पुश करती है, कस्टमर शेल्फ से पुल कर लेता है। कब पुल करेगा? जब पोजीशन होगी तो पुल करेगा ना। सोच के देखो, 6.5 करोड़ की बात हो रही है। बेहतरीन मकान इस शहर में आज भी मिलेगा 6.5 करोड़ पे, 10 मर लेगा। एक गाड़ी खरीदनी है, कह रहा मर्सिडीज ले लो। तूने कभी चलाई नहीं, कभी बैठा नहीं, फिर कैसे कह रहा? वो भी तो कंपनियां हैं, नहीं है? हम वो कंपनी क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैवंट थॉट टू बी दैट, वी हैवंट प्लान टू बी दैट। हमने प्लान ही नहीं करा, थॉट ही नहीं करा। हम तो कहना बस ये सही है, चिल्लड़ मुझे मिल रहा है। एक बाप के 2 बच्चे थे, एक फरमाबरदार एक नाफरमान। फरमाबरदार आया, कहेंगे अब्बा 100 रुपये चाहिए। तो हमने कहा नाफरमान आया मेरे, अब्बा 100 रुपये चाहिए। अब्बा ने थैली उठाई, उसमें एक एक के सिक्के थे, निकाल के फेंक दिए, फिर उठा ले। अब वो चुन रहा है एक एक करके, तो हम वो नाफरमान औलाद हैं, सिक्के चुन रहे। काम दिए, मना नहीं किया उसको, मगर अब एक एक करके 100 दफा चुनेगा। टाइम इन मोशन स्टडी तो 100 रुपये बनेंगे ना। हमें शिफ्ट करना है, इस कोर्स से शिफ्ट करना है कि हम तय करें कि हमने यही काम करना है या उन प्रोजेक्ट को आई करना है जिस पर हमारी तरह की बड़ी कंपनियां आई कर रही हैं। हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं है, मगर हमने कभी फोकस ही नहीं किया उसको। ओ नहीं यार बस सही है। हम समझ रहे हैं एक्यूमुलेशन में जो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसे आ रहे हैं वो ये हमेशा नहीं आएंगे।
नीचे से कोई है जो आपकी तरफ, आपकी, इसको नीश कहते हैं, इसे कहते हैं नीश। एक्सप्रेस अखबार नया नया कराची में आया है, नया नया, 2 रुपए का, 2 रुपए का। कराची का शहर बहुत बड़ा है, मिनी बसें चलती है वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का पूरा नेटवर्क है। एक आदमी नॉर्थ कराची से बैठा है, उसे लांडी जाना है, ये 62 किलोमीटर का वाया है एक तरफ। अब वो क्या करे, बस में बैठा है, अखबार 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 अखबार, 2 रुपए, 2 रुपए का नोट आता था, आपको याद हो, 2 रुपए दे के उसने अखबार खरीद लिए। मैं शकीर रहमान को बताया कि शाम के वक्त में इवनिंग स्पेशल के साथ एक और अखबार आया है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। उसने कहा कुत्ते बिल्ले भौंक रहे हैं। वो कुत्ते बिल्ले जो भौंक रहे थे, आज एक्सप्रेस की शुरुआत पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शाया होने वाला मौकर उर्दू रोजनामा। निकाल ली हाथी गिर जाए जमीन, एक मिसाल। दूसरी मिसाल, होंडा सिटी 70, मेरी अपनी रिसर्च है, सिटी 70 कितने की कर दी, 1,26,000 की। स्टेशन रोड पे डीलर बैठे हुए सारे, मैं खुद गया, मेरा स्टूडेंट की दुकान, शोरूम, मैंने कहा 1 लाख कब देगा, कहता है 2 महीने में देते, आप कह रहे 1.5 में दे देंगे। 2 महीने तक वो आदमी जिसको मोटरसाइकिल चाहिए 1,26,000 रुपए ब्लॉक करके बैठेगा, और 2 महीने बाद गारंटी नहीं है, जरी लोग 2.25 महीने में उसको मोटरसाइकिल मिलेगी। ईगल वाले ले आए, सोराब वाले ले आए, चाइना के इंजन है, बंद हो जाती है, मैकेनिक नहीं मिलते, पार्ट्स नहीं मिलते, मैकेनिक भी मिले, पार्ट्स भी मिले, चाइना के इंजन भी ठीक हो गया, लड़कों ने उठाई चलाई, सब चीजें दूर हो गई। होंडा के हाथ से 26% मार्केट शेयर निकल गया। इसको स्किन कहते हैं, जो बोर्ड लगता है, यतीम खाने में बोर्ड लगाया, मैं तो ईगल लेवल ही। मैं गाड़ी चला के आ रहा था कि बाहर से, मैंने पीछे देखा खाली थी, मैंने ब्रेक लगा दी, तो मेरी बीवी साथ ही बैठी थी। मैंने कहा चलिए क्या हो गया, मैंने कुत्ते ने हाथी को भौंका है। मैं तो होंडा ही लैसा, 30 मिनट की टीवी कमर्शियल चल रहा था, मैं तो होंडा ही लैसा, उसने लिख दिया मैं तो ही लेवल ही। अब होंडा क्या से मार्केट निकल गई, अगली बेवकूफी क्या करी, 5 किलो चादर का वजन कम कर दिया बम्पर फेंडर में से, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया। ये कौन सी मार्केट है, ये ड्यूरेबल की मार्केट है, ड्यूरेबल की मार्केट है। ड्यूरेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको आप कंज्यूम नहीं करते, यूज करते। और ड्यूरेबल की मार्केट, ये बात कहीं और चली गई मगर समझाने के लिए, ड्यूरेबल की मार्केट हर परचेज के साथ श्रिंक हो जाती है, कंज्यूमेबल की मार्केट हर परचेज के साथ खुल जाती है। ये कंज्यूमेबल है, ये बिस्कुट हमने खरीद लिए, जैसे ही बेकरी से बिस्कुट निकला, बेकरी ने इतने बिस्कुट और खरीदने की, बनाने की प्लानिंग कर ली, कल ये आदमी दोबारा जाएगा, इतने बिस्कुट और लेके आएगा, क्योंकि बिस्कुट यूज नहीं हुआ, कंज्यूम हो गया। मैंने एक मोटरसाइकिल ले ली, अब 3 साल तक मैं ईगल का भी कस्टमर नहीं हूं ना। ड्यूरेबल, कंज्यूमेबल, होंडा के हाथ से मार्केट निकल गई। अब होंडा आज तक वापस नहीं आ पाई। होंडा 70 कैश सीडी, कैश डिपॉजिट 70 निकल गई मार्केट, निकल गई। ये सारी मिसालें मैं दे रहा हूं, ये वो गलतियां हैं जो उन लोगों ने की हैं जो मार्केट लीडर थे, तो हम तो पैदा भी नहीं हुए उनके सामने। आई नहीं किया उसने, उसको आई किया तो वो आगे निकल गया। आखिरी मिसाल, ऑल्पर लॉन्च हुआ, नेस्ले मिल्क पैक के पास 78% मार्केट थी। कितने का था मिल्क पैक 40 रुपए का था। ऑल्पर लॉन्च हुआ, बिल्कुल नई प्रोडक्ट, इंतहाई रिस्की। कौन है ये एंग्रो वाले, एंग्रो यूरिया, जहरीली खाद बनाने वालों ने दूध बना दिया। अगर आप दूध के प्रोसेस को जानते हो तो सबसे रिस्की चीज लिक्विड के अंदर मिल्क है। पूरे टैंकर के अंदर जो 4000 लीटर का टैंकर होता है, एक नींबू का कतरा टपका दे, कोने तक जाएंगे सब। दूध ले आए, अच्छा चलो ले आए, कितने का लाए, इसको डू और डाई मार्केटिंग प्राइस स्ट्रेटजी कहते हैं। लीडर के मुकाबले में खड़ा हो गया 39 के ऊपर, बस एक रात थी इसके पास, आउटडोर पे लॉन्च किया। अब अप्रोच देखो, एक जगह भी घास का मैदान, पीछे गाय, आगे औरत, सामने बच्चा, बच्चे की सफेद मूछे ना। ऑल्पर से दूध पत्ती, ऑल्पर से दूध सोडा, दूध के यूजेज पे लॉन्च किया, ऐसे मिल्क लॉन्च नहीं किया।
28% शेयर निकाल के ले गया नेस्ले मिल्कपैक के नीचे से। कौन था पीछे? असद उमर, एंग्रो फूड। ऑलपर के एंग्रो फूड पहले नहीं था, डिवीजन था एंग्रो का, डेयरी डिवीजन। ये एंग्रो फूड ऑलपर की लॉन्चिंग के बाद बनाया उन्होंने। एक डे का मुझे पता, मेरा प्रोजेक्ट था, उसके बाद बनाया। लेके आए, फोकस था ना। एक रात थी, सिर्फ एक रात। हम मिल्क पैक के पुराने खरीदार थे। मैं मार्केटिंग सेल डिप्लोमे की क्लास लेके आया, सलीम स्टोर है, हाँ पता है सलीम भाई का। वहां गया, मैं नया दूध आया, मैंने कहा एक दे दो जरा। एक लिया ऐसे ही, एक चार्ज देने के लिए। वो दिन गया, आज का दिन गया, फिर नेस्ले मिल्क पैक हमारे घर ना आया। ऐसे कितने घर होंगे पाकिस्तान के अंदर। अप्रोच किया, कभी भी नहीं करता था। ये इंतहाई डेंजरस बात थी। एक रात में आप 39 पे रख के लॉन्च कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं लॉयल कस्टमर नेस्ले का टूट के आपके पास आ जाएगा, दूध जो बच्चों को पिलाएगा वो आ गया। और जहरीली खाद बनाने वाले, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। इंतहाई रिस्की कॉम्बिनेशन था। हो गया, जैसे ही हो गया उसके बाद फौरन क्या किया, ऑलवेल ले आए। ऑलवेल हिट किया किसको? नेस्वीटा को। नेस्वीटा क्या है? स्किम्ड मिल्क। स्किम मिल्क के अंदर फैट कंटेंट निकाल के कैल्शियम इंजेक्ट कर देते हैं, तो बहुत बड़ी उम्र के लोग और बच्चे, ये घुटनों के जोड़ों के लिए, इसके लिए ताकतवर होता है। पीटा, फिर 1.5 साल के अंदर तीसरा प्रोडक्ट हिट किया। डायरेक्ट किसको हिट कर रहा है? नेस्ले को, और किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा। तीसरा हिट किया किसको? ओमोर। किसको हिट किया? वॉल्स को। वॉल्स के अंदर दूध नहीं है, पल्प है, पल्प। ये ईरान से इंपोर्ट करता है टोमेटो का पल्प। ओमोर मिल्क बेस है। यमी आती थी, यमी वाला अपने आप को नहीं कर पाया। यमी 100% मिल्क। अगर आपका बच्चा ओमोर खा रहा है तो समझिए कि दूध खा रहा है, पी नहीं रहा। आप इंग्रेडिएंट चेक कर लें, इसमें कोई दूध नहीं है। इसको बेस बनाया एडवर्टाइजिंग का, आपका बच्चा दूध खा रहा है, आपका बच्चा दूध खा रहा है, पीट लिया। अब चौथा लेके आए, ऑल फ्रूट, नेस्ले फ्रूट जूस को मार्क करने के लिए 5 साल के अंदर मल्टीनेशनल से पूरी मार्केट खींच के डब्बे में डाल दी। क्या थी अप्रोच? क्या था? और इसके पीछे एक आदमी, असद उमर, सिर्फ एक आदमी था। ये पहला सेल्समैन था जो नेस्ले ने हायर किए थे, 32 लोग लड़के। ये पहला लड़का था उन 32 लोग में जो नेस्ले को किधर पहुंचा। जब रिटायर हुआ, जब रिजाइन किया इसने और पीटीआई के अंदर आया, उस वक्त ये 5.6 मिलियन का सैलरी पर मंथ ड्रॉ कर रहा था, 56 लाख रुपए। बाकी पर्स उसके अलावा है। ये उसका बेबी था। उसने कहा नहीं रुक, देखूंगा किसी और को देखूंगा। अच्छा चलो, आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी होते और नहीं होते, बात समझ में आती थी। आप एक लोकल कंपनी है, और वो जो पोर्ट कासिम पे सबसे बड़ा जहरीली खाद का टर्मिनल रखती है, ओन करती है, एंग्रो यूरिया। अप्रोच हमें इसको चेंज करना है। हम वो प्रोजेक्ट अब ना करें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो बहुत से लोग कर रहे हैं। हम अपना कंपटीशन सेटअप कर नहीं पा रहे, अगले लीप पे जा नहीं पा रहे। आप लोगों को बैठना होगा, बैठ के सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग निकालनी होगी। उसको नहीं करते डिवीजन करने होंगे, जूनियर लोगों को प्रोजेक्ट दे के अब नए प्रोजेक्ट्स को आए करना होगा। वरना ये सब चीज़ें तो बेकार है। इसके बगैर भी आज तक आपकी कंपनी मुनाफे में काम कर रही है ना यार। मैं कौन सी गिदर सिंगी लेके आ गया हूँ, कंपनी घाटे में है, इसको सूंघने के बाद कंपनी मुनाफे में चली जाएगी? ना मैंने कहा ना ऐसा है। फिर आखिर इसका मकसद है क्या? इतना इन चीज़ों को समझने के बाद, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं समझने के बाद, अगर हम अगला लीप नहीं लेते तो क्या करते? एक डिवीजन तो हमारे पास, कॉस्ट बेस ही बना लो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, जो भी कॉस्टिंग आप क्या है, इतना ये प्रोजेक्ट छोड़ दें, इनको अलग कर दें, इनको अलग कर दें। ये 3-4 लोग इन प्रोजेक्ट को आई करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट को आई करेंगे, बड़े कस्टमर्स को आई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने लोकल और मल्टीनेशनल की मिसाल दी है। टॉप मल्टीनेशनल को उसने खत्म कर दिया। अति 100 और दे सकता हूँ, अभी काफ़ी है इतना एक। क्लियर हो रहा है? मगर हम जब इसको सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? वी हैव टू आई अपॉन दैट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जहाँ छोटी चीज़ों का ख्याल है, एवरी सेकेंड काउंट्स, एवरी मिनट काउंट्स, जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि हम एक्यूमुलेटिव काउंटिंग कर रहे हैं, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। ये हर प्रोजेक्ट अलग है। मान लो कंपनी के पास एक ही प्रोजेक्ट है, और मान लो 1 महीने की सैलरी इस प्रोजेक्ट से बची हुई आमदनी से देनी है। कसम खुदा की मैं लिख के दे दूँ ना, तो उस प्रोजेक्ट को एक आदमी ऐसे चाटेगा कि पता चल जाएगा। फिर
ये सब खुल के बाहर आ जाएगा। भाई वो क्या कर रहा है, भाई बचा इसको, बचा, इसमें तो पैसे आने से नहीं मिलेगी। चूंकि ऐसा हो नहीं रहा तो ऐसा हम कर नहीं रहे। वो जब ऐसा होगा और ऐसा करेंगे, वो लोग चांद से आएंगे? वो चांद से तो नहीं आएंगे, वो कौन लोग होंगे? बट व्हेन दे वुड बी इन अ फ्लक्स, दे स्टार्ट थिंकिंग। When flux is not there, they are not thinking. तुमने ऑटोमेटिकली जिस प्लान को, टाइम प्लान को इम्प्लीमेंट करना है उसको मैंने बहुत क्रूड लेवल से कराया है। ऐसे मैंने करा भी नहीं सका जैसे कराना चाहिए इसको ना, मगर बस एक कॉन्सेप्ट की हद तक है कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो आपको क्लियर हो गया, बस इतनी सी बात है। बाकी डिटेल में कभी पीएमपी करेंगे तो फिर तब पढ़ेंगे इसको, अभी इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं। वरना इसके अंदर टाइम डिसइंटीग्रेशन, टाइम इंटीग्रेशन, टाइम कोलैप्स और टाइम मैनुअल, ये 4 टर्मिनोलॉजीज और है जो इसके अंदर है, मैंने नहीं कराई। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब 3 चीज़ें आ गई, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज और प्रोसेस। ठीक हो गया ना? स्ट्रैटेजीज जो जो आपने बनाई है स्ट्रैटेजीज, ये 2 तरह की बनेंगी। नंबर 1 शॉर्ट टर्म और नंबर 2 लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हमेशा कहां बनती हैं? जहां पे इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, और जहां टीम इन्वॉल्वमेंट होती है वहां लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एक आदमी को किसी काम पे भेजना है, आपने भेज दिया, करके आ गया। जब बहुत से लोगों को काम पे भेजना है, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आपने कहा भाई चाय बना के ले आओ, आपने मुझसे कहा चाय बना के ले आओ, ये एक्टिविटी शॉर्ट टर्म होगी लॉन्ग टर्म होगी? शॉर्ट टर्म होगी। ठीक हो गया? टर्म का मतलब क्या होता है? मुद्दत। टर्म मीन रिलेटेड टू टाइम। अच्छा जी, आपने कहा तुम सब चाय बना के ले आओ, ये क्या होगा? जिन आप साहब जे एक्टिविटी एक आदमी कर रहा, मैन आवर, अगर एक आदमी काम कर रहा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। और अगर मल्टीपल मैन आवर हो गए तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। कैसा नुक्ता निकाला मैंने अंदर से? नुक्ता ने पहली मरतबा देखा होगा वही है, बिकॉज व्हेन यू से टर्म इट मीन्स अ पैकेट ऑफ टाइम। व्हेन यू से टाइम इट मीन्स मोर देन 1 people involved to conduct the same activity. When more than 1 people involved, then according to hour, it's 1 hour according to man hour. तुमने वही कहा कि तुम चाय बनाओ, तुम इसके साथ खड़े हो जाओ। 2 आदमी हो गए, कितने मैन आवर हो गए? 2 मैन आवर हो गए। एक्टिविटी क्या हो गई? यूनिट से कंपाउंड में चले गई। जैसे यूनिट से कंपाउंड में गई, अब शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। टर्म रिलेटेड टू टाइम, एंड टाइम जो अभी इसने कहा, अनुमान ने, मैनार्स की बात कर रहा हूं, मैनार्स की। तो मैनार्स का मतलब क्या है? अगर वही काम 6 लोग मिलकर कर रहे हैं तो ज्यादा मैनार लग गए ना। ज्यादा मैनार लगने का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। मैंने कहा उसी एक्टिविटी को शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर दूंगा। ये सिर्फ एक जगह पे होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो कि आप मैनार की बात कर रहे हैं। एवरी सेकंड काउंट, एवरी मिनट काउंट, बिकॉज टाइम इज मनी। डेडलाइन दी ना? नहीं दी, डेडलाइन नहीं दिया। मैं कहा बस जब दिल चाहे मुकम्मल करके मैं दे देना। वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट इज द वन एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम स्पैन नहीं, टाइम। टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम। 7 बजने में 10 मिनट, 6:50 एग्जैक्ट टाइम। 6 से 7 के दरमियान दे देना, दैट इज टाइम स्पैन। मंगल के दिन किसी भी वक्त दे देना, 1 घंटे में। टाइम फ्रेम, व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? 6:50, दैट इज टाइम, दैट इज डेडलाइन। मैंने एक ही शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म कर दिया। अब इसको पहली क्लास में पढ़ाया था, QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अब यहां पे पता चलता है रिसोर्स जाया हो रही है या वो हो रही है। PIA की कोई फ्लाइट, मेरी 1 लाख किलोमीटर की ट्रैवलिंग है, 1 साल की, हर महीने 2 बाद में टिकट PIA का फ्री हो जाता। आज तक PIA का कोई जहाज खाली ना देखा। फिर PIA लॉस में जा रही है, क्यों? आप भी करते होंगे। कोई जहाज फ्लाइट टॉप और टॉप,
पीआईए लॉस में, क्यों? सोचो कौन सा लॉस है ये, उस लॉस से रिलेट करूंगा इसको अभी। एक जहाज के ऊपर 737 AS 300 AS एयरबस, 737 बोइंग, 747 777 बोइंग के 3 एडिशन है आपके पास। 737, एक 737 फुल पैक FRP फुल रेवेन्यू पैसेंजर कराची से उड़ा, 1 घंटे 25 मिनट की फ्लाइट लाहौर पे उतर गया, सब खर्चे निकाल के, एवरीथिंग निकाल के, टैक्स पैक्स सब निकाल के 2 लाख रुपए नेट पीआईए को बचने चाहिए। क्लियर है? ये सिंपल सी कॉस्टिंग की। अब जहाज के ऊपर 3 तरह का क्रू होता है। नंबर 1 ग्राउंड क्रू, जो जहाज को तैयार करता है। नंबर 2 कैबिन क्रू, जो हमारे आपको चाय खाना पानी ये करता है। नंबर 3 कॉकपिट क्रू, जो जहाज को उड़ाता और उतारता है। IATA इंटरनेशनल एजेंसीज ऑफ ट्रेवल एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ, एक 737 पे 32 लोगों का क्रू होना चाहिए। पीआईए में 76 लोगों का है। ये ऑपरेशनल लॉस है, फंक्शनल लॉस नहीं है। दैट इज QFD। इतने बंदे, अब जहाज बोर्डिंग के ऊपर 6 लोग खड़े होते हैं। हमारी जिंदगी हो गई 6 लोग, क्या काम है? खाली काट दे के फाड़ के आधा हिस्सा आपको पकड़ाना। वो 6 लोग करे क्या? कहीं कुछ तो काम करे, कहीं तो भुगताओ इन कमबख्तों को। जो गवर्नमेंट आती है अपना 200 आदमी पीआईए में भर देती है। ऑपरेशनल लॉस में है, फंक्शनल लॉस में नहीं है। कंप्लीट मिसाल लेके तुमको बताया ये बात। ये ऑपरेशनल लॉस है, इसका पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हो गया, क्योंकि बंदे बढ़ा दोगे, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इसने काम किया, ये इसने काम किया। दैट इज QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। किसको कहां डिप्लॉय करना है? रिसोर्स का होना, ज्यादा होना करप्शन है, ना होना भी करप्शन है। ज्यादा होगी तो काम खराब हो जाएगा, ना होगी तो काम ही नहीं होगा। टाइम प्लान, मैन पावर जितनी चाहिए उतनी इस्तेमाल। क्लियर है? दैट इज स्पेशली आपकी स्ट्रेटेजी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। बहुत ही स्क्वीज करके समझाया उन्होंने। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कि आप कैसे करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा क्या है? रिसोर्सेज। 2 तरह की रिसोर्सेज हैं, एक टेंजिबल है आपके पास और एक इनटेंजिबल है आपके पास। जैसे कि ये कोर्स हो रहा है, इसमें 2 रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं। एक टेंजिबल रिसोर्स है, गाड़ी है, उसमें बैठ के हम आए, यहाँ पे आए, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये टेंजिबल रिसोर्स है। जो कुछ मेरे पास नॉलेज है, थोड़ा बहुत, मैं जाहिल आदमी हूँ, जो कुछ मेरे पास है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये क्या है? इनटेंजिबल रिसोर्स। इनटेंजिबल रिसोर्स, टेंजिबल रिसोर्स का जितना एरिया है वो सब खुरम के पास है, इनटेंजिबल का जितना है वो मेरे पास है। हम दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। ये आपके सामने 3 हफ्तों से हो रहा है, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। आप खुरम को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों में से कोई भी कोलैप्स कर जाएगा तो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा ना। मैं खड़ा हूं और मुझे काम ही ना आता हो तो मेरे लिए जूते, और खुर्रम अगर टाइम पे पहुंचने के बजाय 1 घंटा लेट पहुंचे तो जूते। तो टेंजिबल इनटेंजिबल बोथ। इंटेंजिबल रिसोर्स को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा टॉपिक है, WTO के अंदर शामिल है, अभी डिटेल नहीं कर सकता। दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके लोगों के पास जो एक्सपर्टीज है, 4 चीजें इसके अंदर आती हैं। आपके लोगों की नॉलेज, नंबर 1, आपके लोगों का एक्सपीरियंस, नंबर 2, आपके लोगों की एक्सपर्टीज, नंबर 3, और स्किल्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैं इन्हीं 4 चीजों को लेके यहां खड़ा हूं। इन 4 में से एक भी नहीं होगी तो मैं यहां नहीं खड़ा हो सकता। ये लोग जो सामने बैठे हैं इंजीनियर, मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि यहां तोता मैना की कहानी नहीं सुना सकता मैं। ये टॉपिक ही अलग है। चारों चीजें कैसी है? कोई भी फिजिकल नहीं है ना। दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनी खड़ी इस प्रॉपर्टी के ऊपर होती है। ये सब तो कोई भी बना लेगा, इसमें क्या बात है? इसीलिए उसने कहा था ह्यूमन आर नॉट रिसोर्स, ह्यूमन इज सोर्स। क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। मैं चाहूं भी तो इसको आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं उतना ही दे रहा हूं जितना मैं समझ रहा हूं कि आपको इसके मुतालिक देना चाहिए।
उससे ज़्यादा मैं देना भी चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। ये आपके पास जो नॉलेज है आप मुझे नहीं दे सकते, आप मुझे उसका आउटले दे सकते हैं जितना आप चाहें। ये नॉन ट्रांसफरेबल नॉलेज है, इसे कहते हैं ए प्रायोरी नॉलेज। अभी और डिटेल में नहीं जाऊंगा, थ्योरी ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दैट इज ए प्रायोरी नॉलेज, जो आदमी के पास इंस्टिंक्टिवली मौजूद है, दैट कैन नॉट बी शेयर्ड, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म, दैट कैन नॉट बी गिवन, दैट कैन नॉट बी थेफ्ट, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। वो आपके साथ मर जाएगी, कब्र में चली जाएगी, किसी को दे के नहीं आ सकते आप। हमेशा याद रखना, आदमी अहम है, काम कीमती है, कीमत पे अहमियत को कभी कुर्बान नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ मेरी एचआर, मेरी टीम है, उसमें मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। मर जाओ, कट जाओ, लुट जाओ अपनी टीम के लिए, जो जिसको तुमने खुद टीम बनाया है। ये मेरे बच्चे हैं, आपसे बड़ा है आपका सबॉर्डिनेट है, आपका बच्चा है। मेरे कितने सबॉर्डिनेट मेरे बाप की उम्र के, मैं बेटा क्या बोल, बेटा क्या हाल है, ठीक हो, मेरा बच्चा है, मैं सबॉर्डिनेट है, बात है थे। मैं उनकी सहायता करूंगा, गलती हो जाएगी छुपाऊंगा नहीं, पैचअप मेकअप करने की कोशिश करूंगा। मुझे मालूम हो गया कि काम करते हुए गलती। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आदमी और मशीन के काम करने में एक फ़र्क है। मशीन गलती करेगी, ये काम के ना होने का सबूत है। आदमी गलती करेगा, ये काम के होने का सबूत है। कोई काम कर रहा था तो गलती हुई ना, लड़ जाओ, अकड़ जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ मेरे आदमी से हुई है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उसकी, पैसे मेरी सैलरी में से काट लें। खड़े होकर जुमला बोलो, बहुत बड़े हो जाओगे। मगर अपनी टीम को हमेशा पकड़ के रखना, कोई प्रोजेक्ट कुछ नहीं, टीम तुम्हारे साथ है, चीर फाड़ देंगे, मसला क्या है। बड़े कमज़ोर मैनेजर्स होते हैं और बड़े सेल्फिश मैनेजर होते हैं, जो सबॉर्डिनेट को आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। सर ऐ कीता, मैं तेन 100 बारी मना किया, मेरी बुक में वो मैनेजर है ही नहीं, कुछ नहीं होगा। अगला आदमी तुम्हारा बॉस है, वो भी इस बात को कदर करता है, हाँ कहता नहीं कि अथरा हो जाएगा, मगर जानता है कि एक मैनेजर की क्वालिटी है। गलती है, देखो गलती है, गलती हो जाती है, जुर्म किया जाता है, जुर्म की सजा है, गलती की माफी है। पता मैंने पहले जुमला भी क्या बोला, तुम्हें पता चल गया कि गलती है। अब हाँ अगर वो बार बार ऐसा कर रहा है तो फिर तो ये ज्यादती है ना, कंपनी क्या, तुम पैचअप कर रहे हो तो कंपनी के नुकसान को पैचअप कर रहे हो, ये गलत है। पराए माल पर या उस नहीं होता, सबील अपनी लगानी पड़ती। गलती हो गई, खड़े हो जाओ, क्लाइंट के सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल सर टीम में हुई, इसको कुछ ना कहें आप, मैं जिम्मेदार हूं उसका, मैं नुकसान पूरा करूंगा। क्लियर हो गया। लास्ट क्या है, प्रोसेसेस। इसका प्रोसेस प्लान बनता है, प्रोसेस प्लान बनता है और प्रोसेस चार्ट भी बनता है। प्रोसेस प्लान, प्रोसेस चार्ट, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल से क्या है बता देता हूं। सिंपल से क्या है, सिंपल सा प्रोसेस फ्लो है, सिंपल सा प्रोसेस फ्लो है। ये डिसाइडिंग साइन होता है फ्लो चार्ट के अंदर, है ना, ऐसे यस तो मूव फॉरवर्ड, नो तो फिर गो बैक। बस ये प्रोसेस प्लान कि हर प्रोसेस का ऐसे बैठे बैठे बना लिया। मैं जब प्रोसेस को बनाता हूं ना, कोई कॉन्फ्रेंस में कुछ है, मैं ऐसे बैठे बैठे बना लेता हूं। और फिर यहां पे क्या किया, यहां पे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट इस एक्टिविटी के होने का रिकॉर्ड मुझे फराम करेंगे। मुझे पता कैसे चलेगा ये एक्टिविटी हो गई, वो कसम खाएगा, कुरान उठाएगा, नहीं कसम नहीं खाएगा, कुरान नहीं उठाएगा, वो डॉक्यूमेंट पेश करेगा आपके सामने। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डाल दिए सारे, यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई, बन गया प्रोसेस। मगर अब अगर डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो हम ये कर सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे क्या कहते हैं पीएमपी में, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। टेक्निकल ये पीएमपी का वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कहां से आएगी मेरे पास, किसी एक्टिविटी के होने की, कहां से आएगी, डॉक्यूमेंट से आएगी। अब करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट होगा तो आएगी, नहीं होगा तो। इसलिए हमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इन तमाम चीज़ों से पहले हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि जब हम प्रोजेक्ट फ्लो बनाएं तो डॉक्यूमेंट हो ठक 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 ठक। एक फ्लो को देखा, डॉक्यूमेंट्स को देखा, वी आर जस्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि प्रोजेक्ट पूरा इस तरीके से फोर्सी कर लिया गया। जो अगले उसके अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको चारों टियर के डॉक्यूमेंट जैसे बनने, एक दफ़ा बैठ के डॉक्यूमेंट बनाने, जिसके बाद इंशाल्लाह मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ।